बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका दोस्त, आपका मेज़बान खालिद भट्ट, और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल हम और गखर। हम आपसे मुख्तलिफ़ अवकात में मुख्तलिफ़ दोस्तों से और इलेक्टेड पर्सन जो हैं उनसे मुलाकातें करवाते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। गखर और उससे मुत्तसिल जो देहात हैं उनके मसाइल डिस्कस करते हैं और उनसे पूछते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि आया ये जो बुनियादी इंसानी ज़रूरियात हैं, मुतल्लिका मसाइल जो हैं, उस हवाला से उनकी क्या कारकर्दगी रही है। आज इसी हवाला से मैं मुंतखब MPA बिलाल फ़रूक तारक साहब के पास मौजूद हूँ। उनके ऑफ़िस में हल्का PP 53 का जो उनका ऑफ़िस है उसमें बैठे हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं उनको अपने प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया भट्ट साहब, बड़ी मेहरबानी आपकी, आप हमेशा याद रखते हैं। बात शुरू करने से पहले चीदा चंद हक़ाइक़ हैं जिन पर हम नज़र डालेंगे और उसके बाद उनसे पूछते हैं कि आप क्या समझते हैं कि मौजूदा जो सूरत हाल है, इन्वायरमेंट है, वो क्या लोगों के लिए बेहतर है या कि वक्त के साथ साथ हर दौर में, हर वक्त में उसमें बेहतरी की गुंजाइश मौजूद होती है। उसके साथ हम बात करेंगे अमन ओमान के हवाले से। जो इंसाफ का पहलू है वो उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी जो बनती है उसमें बेहतर नज़र आती है या कि वही वडेरा शाही, चुदराहत का निज़ाम, मर्ज़ी से FIR और मर्ज़ी से छुड़वाना, थाने कल्चर को प्रमोट करना, उस हवाला से उनसे जानने की कोशिश करते हैं। और एक बात मैं आपको मज़े की बताऊं कि गुजरांवाला डिवीज़न जिसने मुस्लिम लीगी उम्मीदवारों को भरपूर तरीके से जो है उनको कामयाब करवाया, बल्कि यहाँ से कोई भी दूसरी पार्टी का MPAs या MNA नज़र नहीं आता, लेकिन बावजूद इसके मुस्लिम लीग का वर्कर या मुस्लिम लीग के MPAs MNA बेबस हैं, अपने लोगों के लिए कुछ नहीं कर सकते। ये सारे वो सवालात हैं। लेकिन सबसे पहले मैं पूछूंगा बिलाल साहब से। बिलाल साहब, आप बताइएगा कि आप जिस हलके में बैठे हैं, जहाँ से आप इलेक्टेड हुए हैं, लोगों ने आपको भारी अक्सरियत से वोट दिया, तकरीबन मेरे ख्याल से 50,000 के करीब आपने वोट हासिल किए, और आपके मद्दे मुकाबल जो उम्मीदवार थे, नौजवान सियासी समाजी शख्सियत, उन्होंने भी अच्छा खासा वोट लिया, लेकिन अल्लाह ने आपको जो है कामयाबी आपके हिस्से में लिखी और आप जीत कर मेंबर पंजाब असम्बली मुंतखब हुए। आप क्या समझते हैं मौजूदा गखर और इससे मुत्तसिल जो देहात हैं उनमें जो मौजूदा सूरत हाल है, आबो हवा है या इन्वायरमेंट है, वो क्या लोगों के लिए मुनासिब है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भट्ट साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप हमेशा याद रखते हैं हमें। जैसा कि आपने कहा कि अल्लाह ताला की बेपनाह मेहरबानियों की वजह से 2018 का इलेक्शन हमने जीता। अल्लाह ताला के बाद इसमें सबसे ज़्यादा मेहरबानी मेरे हलके की आवाम की है, जिन्होंने भरपूर तरीके से हमें वोट दिए, मुस्लिम लीग नून को वोट दिए, मियाँ नवाज शरीफ को वोट दिए, और मेरिट पे और कारकर्दगी की बुनियाद पे उन्होंने ये फ़ैसला किया कि मुस्लिम लीग नून ही वो जमात है जिसने इस मुल्क की, इस खिते की खिदमत की है। और मैं समझता हूँ कि बड़ा अच्छा उन्होंने फ़ैसला किया। जब से ये हुकूमत आई है, बेपनाह मसाइल हैं, और वो सिर्फ़ इस इलाके में नहीं है, वो इस पूरी डिवीज़न में है, इस पूरे सूबे में है। सबसे बुनियादी मसला इस वक्त जो लोगों के सामने है वो महंगाई का है। 2013 में भी बड़े मुश्किल हालात में मुस्लिम लीग नून को हुकूमत मिली, लेकिन बहुत मेहनत करके मियाँ नवाज शरीफ साहब ने, मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने मुल्क को तरक्की की राह पर डाला, और जब उस राह पर डाला तो उसके समरात फिर नीचे अवाम तक गए। जो बड़े बड़े मंसूबे इस मुल्क में लगे, CPEC आया और बड़े मंसूबे लगे, उसके जो फ्रूट्स थे या उसके जो समरात थे वो नीचे अवाम तक आए। हमारी ग्रोथ रेट 5.8 पे थी, और इन्फ्लेशन जो महंगाई 10% से कम होके 3-4% रह गई थी। तो मैं समझता हूँ इस वक्त सबसे बड़ा मसला जो अवाम का है वो महंगाई है, वो बेरोज़गारी है, और इसमें से फिर और मसाइल पैदा होते हैं। इसमें से लॉ एंड ऑर्डर का मसला पैदा होता है, और उसके अलावा मैं समझता हूँ कि डेवलपमेंट के हवाले से, तरक्याती मंसूबों के हवाले से
ख़ास करके पंजाब गवर्नमेंट की कोई तवज्जो नहीं रही। मैं समझता हूँ कि जो चीफ़ एग्जेक्टिव हैं इस वक्त, चीफ़ मिनिस्टर हैं पंजाब के, ना उनका विज़न है, ना उनमें ये अहलियत है कि वो बड़े बड़े मंसूबे लगा के, और ज़ाहिर है जब पंजाब लेवल पे कुछ नहीं हो रहा तो डिवीज़न और गखड़ लेवल पे फिर हम क्या बात करें। और मैं समझता हूँ कि ये मैंडेट भी इलेक्टेड नुमाइंदों का होता है। अब सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया है, आपके बल्दियाती इदारों को बहाल किया है, उसके रास्ते में भी ये सूबाई हुकूमत जो है ये इसने रुकावट डाली हुई है, और ये तौहीन अदालत के मुर्तकब है कि वो लोग जो आपका वोट लेके म्यूनसिपल कमेटियों में पहुँचे, ज़िला काउंसिल में पहुँचे, जो मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन में पहुँचे, आज उनके मैंडेट पे पहले डाका डाला गया, उस डाके के बाद जब सुप्रीम कोर्ट से उनको इंसाफ मिला, उनको बहाल किया गया, तो ये अभी तक उनको नोटिफाई नहीं कर रहे। तो देखें, आम आदमी के जो मसाइल हैं उनका अदराक उसके काउंसलर को होता है, उसके चेयरमैन को होता है, इलेक्टेड नुमाइंदे को होता है। जब आप इन लोगों को इख्तियारात ही नहीं देंगे तो ये किस तरह अपना जो किरदार है एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव का वो अदा करेंगे। नाज़रीन, आप देख रहे हैं कि वो अपनी बेबसी का किस तरह इजहार कर रहे हैं। कहने को तो मेंबर पंजाब असम्बली हैं, और जिन लोगों ने 50,000 के करीब लोगों ने उनको वोट दिया है, उनके लिए ये कुछ नहीं कर सकते। इससे पहले कि मैं मज़ीद गुफ्तगू जारी करूं, नहीं, मैं इस बात से थोड़ा सा इख्तलाफ रखता हूँ कि हम कर कुछ नहीं सकते। हम बड़ा कुछ कर सकते हैं और हम कर रहे हैं। मैंने इस हलके, और ये गवाह रिकॉर्ड की बातें हैं, इस हलके का हर मसला पंजाब असम्बली के फोरम पे, और क्योंकि मैं समझता हूँ वो ही फोरम है जो हमें अवेलेबल है, और मैं समझता हूँ कि मेरा फ़र्ज़ बनता है और इस हलके की आवाम का हक बनता है कि मैं उनकी आवाज़ इक़्तिदार के ईवानों तक पहुँचाऊँ। मैं क्वेश्चन आवर में रूटीन से इस हलके के सवाल डालता हूँ जो इससे पहले कभी नहीं हुआ। गखड़ के, रावाली के, इर्द गिर्द के देहात के सवाल पंजाब असम्बली की क्वेश्चन आवर में पहली दफ़ा आए हैं। उसी तरह तहरीक भी जमा कराई जाती हैं। उसी तरह बजट सेशन में जहाँ हम सूबे की हालात का जायज़ा लेते हैं, वहाँ पे मैं ख़ास जिक्र अपने हलके का, अपने लोगों का, उस आवाम का जिसने हमें वोट दिया है उसका हमेशा करते हैं और हर फोरम पे करते हैं। और इसी तरह जिस तरह मैं पंजाब असम्बली में किरदार अदा करूँ, मेरे बड़े भाई अताउल्लाह तारड़ साहब वो फील्ड में भी और मीडिया पे भी हर वक्त ये किरदार अदा करते हैं। सो ये जो भी कर लें, जो आपने कहा कि हम बेबस हैं, हम बेबस बिल्कुल नहीं हैं। हम अपनी आवाम की आवाज़ हर फोरम पे उठाते हैं, अपनी आवाम के अंदर मौजूद रहते हैं, 24 घंटे मौजूद रहते हैं, सुबह शाम खुशी गमी में मौजूद रहते हैं। सो हम बिल्कुल अपने आप को कमज़ोर नहीं समझते, और ये थोड़े से अरसे की बात है। तहरीक इंसाफ जिस जमात का नाम है, ये तारीख़ का हिस्सा बन जाएगी। जिस तरह पहले भी, इससे पहले कई सरकारी जमातें आई हैं और वो चली जाती हैं। जमातें वही कायम रहती हैं जिनकी जड़ें अवाम में होती हैं। मुस्लिम लीग को जो आज के हालात हैं, इससे पहले भी बड़े बड़े मुश्किल हालात का सामना हुआ है। ये पार्टी आपको याद है 2001 में, 2002 में किस तरह इसको एक सोची समझी साजिश के तहत श्रिंक किया गया। लेकिन जब फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता है, 2008 का हो, 13 का हो, ये पार्टी पूरे पाकिस्तान में छा जाती है। सो ये बट साहब थोड़ा सा टाइम है, ये गुजर जाएगा, फिर मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आएगी। अल्लाह ताला ने बड़े काम जैसे पहले लिए हैं, इस मुल्क की बेहतरी के काम ये नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ से लिए, आइंदा आने वाले दौर में भी लेंगे। बिल्कुल बिलाल साहब, आगे बात को बढ़ाते हैं, लेकिन इससे पहले मैं अपने देखने वालों, चाहने वालों, नाजरीन को गुजारिश करूंगा, रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारे इस चैनल हम और गखड़ को सब्सक्राइब कर लें, और इसके साथ जो बेल आइकन नज़र आ रही है उसको क्लिक कर दें, और इसके साथ साथ प्रोग्राम को शेयर करें, और देखने के बाद इसकी अपनी आरा जो है वो हमें ज़रूर दें, ताकि हम आपकी आरा के मुताबिक अपने प्रोग्राम जो है वो आपके लिए तैयार कर सकें और मुतल्लिका लोगों तक आपकी बात जो है वो पहुंचा सकें। बड़ी दिलचस्प आपने बात की है, लेकिन उसको आपने कवर करने की कोशिश की है। लेकिन अगर मैं सिंपल सा सवाल करूं, आपने मुंतखब होने के बाद अपने लोगों के लिए क्या किया? जैसे कि मैंने आपको पहले कहा है कि हम अवामी नुमाइंदे हैं, अवाम में रहते हैं, अवाम के मसाइल का हमें इदराक है, और एज एन अपोजिशन मेंबर मैंने अवाम के मसाइल के लिए हमेशा बात की है, हर फोरम पे बात की है, और मैं समझता हूँ कि इस वक्त मेरी ये ज़िम्मेदारी है। और आप अगर
इस हलके का सर्वे करेंगे, आप बाहर जाके लोगों से पूछेंगे, आप आवाम से ये सवाल पूछेंगे, तो आपको जवाब यही मिलेगा कि इस हलके के लिए जब कुछ किया वो मेरी जमात ने और हमने किया। और पिछले 3 साल के हालात आपके सामने हैं। कोई एक ईंट लगाई हो, ये इस हलके को छोड़ दे पूरे पंजाब में गवर्नमेंट ने लगाई हो, किसी हलके में, किसी सूबाई या कौमी हलके में इन्होंने कोई काम किया हो। सो मैं समझता हूँ कि ये एक टेम्परेरी पीरियड है और ये बड़ी जल्दी ख़त्म होने वाला है। नहीं, आपका क्या ख्याल है कि हल्का के लोग जो हैं वो सब्र से काम ले? जी आप देखिएगा, सब्र से काम वो नहीं लेंगे। 2022 में इंशाल्लाह इलेक्शन हो जाना, 23 से पहले ही होगा। आपको नज़र आएगा कि ये जो 3 साल का दौर अभी गुजरा है, इसका रिएक्शन आपको बैलेट बॉक्स में नज़र आएगा। और आपको नज़र आएगा ये कि मुस्लिम लीग नून को लोग उसकी कारकर्दगी पे पहले से भी ज़्यादा भारी मैंडेट से वापस लेके आएंगे। कारकर्दगी का मुआवजा है ना जी, हमारी हुकूमत ने क्या किया, इनकी हुकूमत ने क्या किया, ये अवाम के सामने है। हमारी बेपनाह खिदमात हैं पूरे सूबे के लिए, पाकिस्तान के लिए, और जब लोग उनका जायज़ा लेंगे तो हमें पहले से ज़्यादा वोटों के साथ लेके आएंगे और फिर तमाम आपके जो सवालात हैं उनका आपको जवाब भी मिलेगा। और तरक्याती मंसूबों का एक जाल जो पूरे पंजाब में पहले फैलाया गया था उसको मज़ीद वसी किया जाए। मैं आपको कुछ याद नहीं दिलाना चाहता, चूँकि आपका एक सियासी घराना है और माशाल्लाह अच्छी शोहरत के हामिल हैं। आपके जो दादा हैं इससे पहले वो सदर पाकिस्तान के ओहदा पर रहे और आपके बड़े भाई जो हैं इस वक्त मरकज़ी डिप्टी सेक्रेटरी हैं, एक बड़ी पाकिस्तान मुस्लिम लीग सियासी पार्टी है। लेकिन आपको अगर मैं बार बार ये पूछूं कि आपने अपने हल्का के लोगों के लिए क्या किया, मेरी ये तशनगी ख़त्म नहीं हो रही। नहीं, आप इस मेरे सवाल को किस सूरत में मुझे जवाब देंगे? मैं प्रैक्टिकली कहता हूँ कि मुझे ग्राउंड रियलिटी बताएं कि किस जगह पे आपने क्या किया है। बाकी रही आपकी बात, आवाज़ उठाने की बात लोगों की, तो वो मुझे समझ आती है। आपने गुजरांवाला कश्मीर कॉलोनी में एक इंसिडेंस हुआ, बहुत भयानक था, आपने उस पर बड़ा अच्छा रिएक्ट दिया। उसके अलावा हम कहीं भी देखते हैं तो आप आवाज़ उठाते हैं। पिछले दिनों भी आपने अपने चिल्ड्रन हॉस्पिटल के लिए एक डिवाइडिंग दिया आपने उसको, लेकिन गखर के ट्रॉमा सेंटर के लिए मैंने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, कोई शक नहीं है, हेल्थ मिनिस्टर से ये फ्लोर ऑफ द हाउस कमिटमेंट ली। लेकिन मैंने सिर्फ आवाज़ नहीं उठाई, मैंने उनसे ये कमिटमेंट ली ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। और आपको पता है कि जब फ्लोर ऑफ द हाउस पे कोई कमिटमेंट देता है उस कमिटमेंट से वो बाउंड होता है, और अगर वो उस कमिटमेंट को पूरा ना करे तो फिर उनको हाउस के सामने सिर्फ जवाबदेह नहीं होना होता, दे आर हेल्ड अकाउंटेबल, और उनके खिलाफ फिर कार्रवाई हो सकती है कि आपने फ्लोर ऑफ द हाउस। मेरे सवाल पे यास्मीन राशिद साहिबा ने कहा कि आपको मैं कमिटमेंट देती हूँ, आपने ये सवाल उठाया है तो हम गखड़ में ट्रॉमा सेंटर बनाएंगे। स्पीकर साहब ने, दोस्त मजारी साहब बैठे हुए थे, उन्होंने कहा मैडम ये आप कमिटमेंट ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस दे रही हैं, ये याद रखिएगा। उन्होंने कहा ये मैं कमिटमेंट दे रही हूँ। सो वो अगर जो वादा मैंने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस लिया अगर वो पूरा नहीं होएगा, शी विल बी हेल्ड अकाउंटेबल, उनको जवाबदेही भी करनी पड़ेगी। और अगर वो फ्लोर पे कोई बात की और पूरी ना करें तो उसके बाद उनके खिलाफ कार्रवाई भी होती है। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। गखड़ जो है वो मुस्लिम लीग नून का कला बन जाना चाहता है। मुझे ये समझ नहीं आती कि यहाँ के लोग जो हैं बड़े बड़े ओहदों पर पहुँचते हैं, लेकिन उनकी इनफरादी हैसियत होती है, उनकी इनफरादी कारकर्दगी होती है। इज्तिमाई सतह पर मैं देखता हूँ, मेरे जो हल्का गखड़ है, मैं सिटी से ताल्लुक़ रखता हूँ, गखड़ के बच्चे हैं, गखड़ के नौजवान हैं, वेल एजुकेटेड तबका है, लेडीज़ बच्चियाँ हैं, ख़वातीन हैं, पढ़े लिखे हैं, लेकिन उनको वो मौक़े फ़राहम नहीं किए जाते। दूसरे दीगर इलाकों में देखें तो उनको कोटे मैसर हैं, उनके MPAs MNAs उनकी नौकरियों के लिए, उनके रोज़गार के लिए तगदो करते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। मुस्लिम लीग नून गखड़ का कला ही है, बस काम कुछ नहीं। देखें, जो आपने कोटे वाली बात की है ना, मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने बड़ा अच्छा निज़ाम राइज किया था पूरे पंजाब में। किसी ज़माने में ये होता था कि कोटे दिए जाते थे MNAs MPAs को, और उनके मंजूर नज़र लोगों को ही नौकरियां दी जाती थी। मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने 1997 में इस सिलसिले को तब्दील किया था और एक मेरिट का निज़ाम लेके आए थे। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू भर्तियां उन्होंने शुरू की थी उन्होंने, और अब ये पिछले दौर में नेशनल टेस्टिंग सर्विस के ज़रिए भर्तियां शुरू की थी। सो मैं समझता हूँ कि इक्वल लेवल प्लेइंग फील्ड सबको मिलनी चाहिए, हमारे दौर में मिलती भी रही है। आप टीचर्स की रिक्रूटमेंट की बात कर लें
तो वो रिकॉर्ड हमारे दौर में हुई है। देखें, ये एक पहिया है जिसने चलना है। इस मुल्क में मैक्सिमम रोज़गार के मौके पैदा हुए जिस वक़्त मुस्लिम लीग नून ने सीपैक का मंसूबा लगाया। आपको कोई $10,000 नहीं था देता, 2008 की बात मैं कर रहा हूँ, 2008 में और 13 में भी। 2013 के इलेक्शन से पहले आपको कोई $10,000 नहीं था देता। 35 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट मियाँ साहब पाकिस्तान में लेके आए। जब ये इन्वेस्टमेंट आती है, इससे मंसूबे लगते हैं। अब वो मंसूबे किस तरह लगने हैं? वो मंसूबे हवा में तो नहीं लगने, वो किसी इलाके में लगेंगे, वो ज़मीन पे लगेंगे। ये जो हाईवेज़ का निज़ाम बनता है, इसमें इंजीनियर्स को नौकरियां मिलती हैं, इसमें आपके कंसल्टेंट्स को हायर किया जाता है, लोकल जो आपकी मैन पावर है, जो लेबर है, उसको हायर किया जाता है। तो कहने का मकसद ये जो बिजली के प्लांट लगते हैं, जो रिकॉर्ड प्लांट मियाँ नवाज शरीफ के दौर में लगे, उसमें बेतहाशा लोगों को रोज़गार मिलता है। सो ये आप इसको आइसोलेशन में नहीं देख सकते। ये एक तरक्की का सफ़र, जब पहिया चलता है तो वो ऊपर से चलता है और उसके समरात नीचे अवाम तक आते हैं। सो जो हालात इस मुल्क के कर दिए हैं बदकिस्मती से इमरान खान ने और बुज़दार साहब ने, तो ये सिर्फ इस हलके के मसाइल नहीं हैं, ये ज़िला गुजरांवाला के मसाइल हैं, ये सूबा पंजाब के मसाइल हैं कि एक शख्स जो कह रहा है कि मैं अभी ट्रेनिंग में हूँ, मुझे आता कुछ नहीं है, मैं जाच सीखण आया हाँ। तो बंदा पूछे कि जाच तुसां 12 करोड़ आवाम से सीखनी है, तो जाच सीखण तो बाद आ जाते। तो कहने का मकसद है कि ये तरक्की का सफ़र आप देखें, हमारी जीडीपी ग्रोथ 5.8 पे जा रही थी, वो हवा में तो नहीं जा रही थी, उसके समरात नीचे तक, आपके इलाके तक थे। आप बाहर जाके किसी से पूछ लें कि आज से 4 साल पहले उनके क्या हालात थे, उनकी कंजम्पशन की पावर कितनी थी, उनके रोज़गार के क्या हालात थे, उनके कारोबार के क्या हालात थे, तो आपको एक मुआवजा मिलेगा और उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा। सो कहने का मकसद है कि ये चीज़ें हवा में नहीं, ये ग्राउंड रियलिटीज़ के साथ होती हैं। और मुझे कोई उम्मीद नहीं है, जितनी देर ये हुकूमत है, मुझे बिल्कुल खैर की इनसे कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि ये एक नाअहल और करप्ट लोगों का टोला है। ये तरक्की का सफ़र उसी वक्त शुरू होगा जिस वक्त इनसे हमारी जान छूटेगी। और ख़ास तौर पे ये जो चीफ मिनिस्टर इन्होंने पंजाब में बिठाया हुआ है, जिसको पता ही नहीं है कि गवर्नेंस क्या होती है, जिसने आज तक कोई इस तरह का काम किया नहीं है। सो मैं समझता हूँ कि ये जो क्राइसिस है, ये बड़ी जल्दी ख़त्म होने वाला है। अच्छा, चले मैं आपसे दोबारा जो है आपको गकड़ लाता हूँ, आप ज़्यादा दूर चले गए। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि बुनियादी इंसानी ज़रूरी जो सहूलियात हैं, आम दुरफ्त का मामला है, आप देख रहे हैं GT रोड के दोनों अतराफ़ पे, बाज़ारों को देख लें, बाज़ार जो है वो सुकड़ के रह गए हैं, कोई हाल नहीं है। और अगर महंगाई जिस तरह आपने जिक्र किया है, उनका देख लें बाज़ारों में क्या रेट चल रहे हैं, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। पहले मार्केट कमेटी होती थी, लेकिन अब वो भी नज़र नहीं आती। और अगर मैं पीने के साफ़ पानी के हवाले से आपसे पूछना चाहूँ, तो आपने क्या पॉलिसी, क्या इस्लाहात कोई आगे जो है गवर्नमेंट को दी, या उस हवाले से आपने कुछ पेशरफ की है? एक बल्दिया म्यूनसिपल कमेटी लखड़ के टैंकी तो बहुत बड़ी नज़र आ रही है और काफ़ी अर्सा से वो मेरे ख्याल में बेकार हो चुकी है। तो ये म्यूनसिपल कमेटी की सिर्फ टैंकी बेकार नहीं है, सब कुछ बेकार पड़ा हुआ है। मुंतखब नुमाइंदे ये आपके सामने बैठे हुए हैं, जिनको लोगों ने वोट दिए हुए हैं, जिन्होंने लोगों को जवाबदेही करनी है, और इनको भी बहाल नहीं किया जा रहा। फिल्ट्रेशन प्लांट्स के हवाले से भी मैंने पंजाब असम्बली में आवाज़ उठाई थी, वहाँ भी मेरा सवाल पेंडिंग है। देखिए, सिर्फ पीने का पानी हमारा मसला नहीं है, यहाँ पे सेहत के मसाइल हैं, यहाँ पे वेस्ट मैनेजमेंट के मसाइल हैं। ठीक है जी, ये सारे वो बुनियादी मसाइल हैं जो म्यूनसिपल कमेटी से या लोकल गवर्नमेंट से लिंक्ड हैं। फिल्ट्रेशन प्लांट्स लोकल गवर्नमेंट लगाती है, आपकी म्यूनसिपल कमेटी लगाती है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट इन्होंने करनी होती है, सफाई सुथराई इनका काम होता है। तो जब आप इलेक्टेड मेंबर्स को हाउस में ही ना जाने दें, जब आप इलेक्टेड मेंबर्स को इजलास ही ना करने दें, तो ये मसाइल हैं इसमें। और मैं आपके साथ हूँ, मैं इस बात से एग्री करता हूँ कि ये हमारे मसाइल हैं। इनका हल बारहा एक ही है, इनसे जान छूटेगी, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आएगी तो आपको इनसे मसाइल से छुटकारा हासिल होगा। और आप देखेंगे अगले इलेक्शन में, आप बाहर लोगों से मिलते हैं, मुझे तो इसमें ना को शक है ना को दो राय हैं। नाज़रीन, आप गुफ्तगू सुन रहे हैं, आप यकीन जाने जहाँ पर इनसे मिलकर एक आम आदमी खुश होता है, उसी तरह मुझे भी बहुत खुशी होती है
LLM इन्होंने लंदन से किया हुआ है। बैरिस्टर बिलाल फ़ारूक तारड़ साहब इनका मुकम्मल नाम है। एक सियासी घराना है, वाबस्तगी है और बहुत अच्छे डिबेटर हैं और अपने लोगों के लिए बात भी करते हुए इनको सुना है फ्लोर ऑफ द हाउस। लेकिन मुझे यकीन करें, मैं अखज़ करते हुए ये कह रहा हूँ कि मुझे मायूसी ही मायूसी नज़र आ रही है। मुझे सिवाय इसके कि सब्र करें और यहाँ अपने प्राइम मिनिस्टर साहब का एक नारा जो है कि घबराना नहीं है, आपने कब तक घबराना नहीं है वो मेरा ख्याल है बिलाल फ़ारूक तारड़ साहब ने बता दी है। टाइम थोड़ा रह गया, कब तक नहीं घबराना, जब नहीं तक ये जाते नहीं है। आपने अभी घबराना है, लेकिन जिस वक्त मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आ जाएगी उस वक्त ये सारे मामला ठीक हो जाएंगे। साल डेढ़ की बात है, इनका सफाया हो जाएगा। चले आगे बढ़ते हैं। मुझे ये बताइएगा कि अमन अमान के हवाला से आप क्या समझते हैं? थाने में जो हमारा थाना कल्चर है उसमें बेहतरी आई है या कोई लोगों को समझते हैं कोई रिलीफ मिलता है, आवाज़ सुनी जाती है, या कि पहले की निस्बत ही वही रवायती पुलिस सिस्टम है? कोई खातर खा बेहतरी नहीं आई जी। बेहतरी उस हद तक आई है जितनी देर तक आपके वज़ीराबाद में कोई बेहतर ASP पुलिस का बैठा है उतनी देर बेहतरी आई है। इकरामुल्लाह खान साहब थे, उससे पहले फरहान खान साहब थे। दोनों मैं समझता हूँ बड़े नेक नाम अफसर थे, उन्होंने इस तहसील के मामला बड़ी अच्छी तरीके से चलाए। लेकिन उसके बाद से मैं नहीं समझता कि अमन अमान में किसी भी तरीके की बेहतरी आई है। और मैं अपनी बात पे दोबारा आता हूँ कि ये आपको याद है दौर 2008 से 13 का, बल्कि उससे पहले ज़िला गुजरांवाला में क्या हालात थे और आपके गखड़ में क्या हालात थे, रावली में क्या हालात थे, ये ऊपर वाले देहात में क्या हालात थे। जिस वक़्त RPO साहब को यहाँ लगाया गया, जुल्फ़िकार चीमा साहब को, शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट वापस आई, मतलब ये तो हमारा तुरा इम्तियाज़ है ना जी, क्राउन जूल है शहबाज शरीफ साहब का, कि जब उनकी हुकूमत आती है तो जितना भी क्राइम हो किसी की जुर्रत नहीं होती क्रिमिनल एक्टिविटी की। सो मैं समझता हूँ कि जिस तरह पहले मसाइल का हल किया, उस वक्त भी 2008 में लोग कहते थे जी इस दफ़ा, और मुझे ये लोग गुजरांवाला के कहते थे इस दफ़ा मामला इतना बिगड़ गया है। एक कहते थे कि शहबाज शरीफ साहब भी आए तो उनसे नहीं होगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इस इलाके को अमन का गहवारा उन्होंने बनाया था। और ये लफाजी की बात नहीं, ये रिकॉर्ड की बात है। यहाँ पे आपको पता है गुजरांवाला में बड़े बड़े भत्ता लेने वाले और बहुत बहुत क्रिमिनल एक्टिविटीज़ करने वाले, उनका यहाँ से सफाया हो गया। मेरा चूँकि गखड़ से ताल्लुक़ है और आप भी गखड़ से ही ताल्लुक़ रखते हैं और मुख्तलिफ़ चीज़ें जो हैं वो मुशाहदाती हैं। बेशक वर्किंग स्टेशन के हवाले से मुझे ज़रा दूसरे सूबे जाना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे जो सूरत आप ये भी बताएं ना कि जब आप पंजाब से दूसरे सूबे में दाखिल होते हैं तो आपको क्या फ़र्क महसूस होता है? मैं कंपैरिजन नहीं करना चाहता क्योंकि वो एक पुराना जो पहले आपका जो गवर्नमेंट थी उसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आ जाती हैं, लेकिन मैं स्पेशली खुसूसी तौर पर यहाँ गखड़ को डिस्कस करना चाहता हूँ कि आपने उस हवाले से जो इस्लाहात समझते हैं या मौजूदा जो है या इससे कबल जो था मामला वो बेहतर हुआ है कि नहीं? गुज़श्ता जो आपके म्यूनसिपल कमेटी गखड़ के जो चेयरमैन थे उनसे पहले भी कई चेयरमैन जो हैं उन्होंने बेहतरी के लिए, साफ़ पीने के पानी के लिए, पाइपलाइन जो बिछाई गई है निकासी के लिए, उनकी बेहतरी के लिए गवर्नमेंट को 12 दफ़ा कहा, लिख कर भेजा। मैंने मुतल्लिका जो हुकाम बैठे हैं, जो एम्प्लॉइज़ हैं म्यूनसिपल के, उनसे भी पूछा, जानने की कोशिश की कि मसला क्या है। तो मुझे ये समझ आई कि जी गवर्नमेंट कहती है कि जी आप उसको मेंटेनेंस के लिए तो फंड इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन नई पाइपलाइन बिछाने के लिए इजाज़त नहीं दी जाएगी। नहीं, मैं आप क्या बेहतरी कर सकते हैं उसके लिए भी आप, मैं आपको बताता हूँ। मैं साफ़ पीने का पानी बड़ी निकासी की आपने बात की है, मैं आपको उसका भी जवाब दे देता हूँ। ये बात दुरुस्त नहीं है कि नया पाइप नहीं डाल सकता या नए काम नहीं हो सकते। इस गखड़ म्यूनसिपल कमेटी के अंदर शहबाज शरीफ साहब ने 19 करोड़ रुपए की स्कीम मंजूर की सीवरेज की। डिस्पोजल की जगह मुख्तस हुई, कुछ लोकल लोगों ने वो जगह दी, 19 करोड़ रुपया मंजूर हुआ, जिसमें से 4.5 करोड़ एक साल, 4.5 करोड़ दूसरे साल, 9 करोड़ रुपए की डिस्पर्समेंट हुई साल 2016 में, साल 2017 में, जितनी देर हमारी गवर्नमेंट थी। 2018 में जब इनकी गवर्नमेंट आई है उसकी डिस्पर्समेंट होती है साल में 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख।
तो ये जो आप बात कर रहे हैं कि काम नहीं हो सकता, ये ऐसी बात नहीं है। जिस वक्त मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट थी, ये स्कीम पास भी हुई, ये स्कीम ऑन ग्राउंड भी आई, और इसमें सिर्फ एक चीज़ होती है पैसे एलोकेट करना, एक होता है कि एलोकेट के बाद उसको डिस्पर्स करना। 2 साल में 9 करोड़ रुपए की डिस्पर्समेंट थी, जिससे आधा काम इस स्कीम का 50% ये स्कीम मुकम्मल हो गई थी। जब से इनकी गवर्नमेंट आई है ये स्कीम रुकी हुई है। इसका सवाल भी आपने वीडियो देखी होगी, मैंने असेंबली में उठाया था। महमूद रशीद साहब ने उठ के कहा था कि अब हम सारे इलाकों में काम नहीं कर सकते, अब हम हर जगह फ़ंड नहीं दे सकते। शहबाज साहब ने तो फ़ंड दिया इस हल्के को, इस इलाके को फ़ंड दिया। महमूद रशीद साहब की वीडियो ऑन रिकॉर्ड है, उन्होंने कहा जी हम सारे इलाकों को फ़ंड नहीं दे सकते, ये स्कीमें इसी तरह रुलती रहेंगी। सो इस बात से मैं इख्तलाफ करता हूँ कि काम नहीं हो सकते। काम बिल्कुल हो सकते हैं, उसके लिए पॉलिटिकल विल चाहिए होती है और उसके लिए आवाज़ उठानी पड़ती है, उसके लिए लड़ना झगड़ना पड़ता है, वो हम कर रहे हैं। दोस्तों, आपने गुफ्तगू सुनी और जो मुझे समझ में आया, मैंने उन मसाइल की निशानदही की और जानने की कोशिश की कि उनका हल क्या है। आज तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।